हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं या आए हुए हैं उनको हमने कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम इस पहले चैप्टर का जो सेकंड भाग है अपरिमेय संख्या वाला भाग उसे सोल्व करेंगे। उससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और 100% आते हैं। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ आपका इस वीडियो में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है या सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को नोट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या से भी पहले ये जान लीजिए परिमेय संख्या क्या होती है, कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर इनका नॉलेज नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। समझिए ध्यान से। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उनको हम बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। और जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब p/q का मतलब क्या है, p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। p/q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया, भाई सपोज करो यहाँ पर 0 आ गया बटे में, तो जिसके भी बटे में 0 होता है उसका मान अनंत होता है। तो इसलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब कि p की वैल्यू भी एक पूरी संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 या 2 या 3, और q की भी वैल्यू पूरी होनी चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 1/2, तो ये भी क्या है, पूर्णांक है 1, और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये 1/2 क्या है, परिमेय संख्या। मैंने लिख दिया -1/2, तो -1 भी क्या होता है, पूर्णांक, और 2 भी क्या होता है, पूर्णांक। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। मैंने लिख दिया आपके सामने 22/7, तो 22 भी क्या है, पूर्णांक, और 7 भी क्या है, पूर्णांक। तो इसका मतलब 22/7 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर मैंने लिख दिया √4, तो √4 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, √4 का मतलब होता है 2, और 2 के नीचे हम अगर 1 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, इससे नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अंश बटे हर की फॉर्म हो गई। इसका मतलब √4 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि बताइए निम्न में से कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय। बस आपको छांटनी होती है कुछ क्वेश्चनों में, उन क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो पहले समझिए, √4 हो गया, √9 हो गया, या √16 हो गया। यानी अंडर के अंदर वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके अपोजिट अंडर के अंदर वे संख्याएं जिनका वर्ग हमें ज्ञात नहीं होता वे क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, और √6 भी हो जाएगा, √8 भी हो जाएगा। क्योंकि ना तो 2 किसी का पूर्ण वर्ग है, ना ही 3, ना 5, ना 6, ना 8। लेकिन अगर √9 आ गया कहीं पर, तो √9 कहाँ चला जाएगा, वो परिमेय में चला जाएगा, क्योंकि √9 एक पूर्ण वर्ग है किसका, 3 का। ठीक है, तो इसलिए √9 कैसी संख्या, परिमेय। और जो ये बाकी हैं √2, √3, √5 और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो अंडर के अंदर वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती अपरिमेय कहलाएंगी, और अंडर के अंदर वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं परिमेय में आएंगी। अब एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसने पूछा है कि निम्न में से अपरिमेय बताओ। निम्न में अपरिमेय संख्या है, निम्न में अपरिमेय संख्या है, तो केवल आपको छांटनी है। तो ऑप्शन है √25, ऑप्शन बी √81, और सी है 5/3, और डी है आपका 5 + √2। तो ये आया था आपका 2024 में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखे कैसे करेंगे। निम्न में अपरिमेय संख्या है, तो √25 क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5, और 5/1 क्या है, परिमेय हो जाएगी। 81 को क्या लिख सकते हैं, 9, और 9/1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, परिमेय। और ये तो परिमेय दी हुई है। और 5 + √2, तो √2 किसी का वर्ग नहीं होता, तो यही क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप तो ये हो गया आपका। अच्छा, 5 तो आप कहोगे सर परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो याद रखना अपरिमेय और परिमेय अगर वो जोड़ देता है तब भी क्या होती है, वो अपरिमेय ही होती है।
ठीक है। यदि अपरिमेय संख्या में कोई भी हम परिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भाग करें, वो अपरिमेय ही कहलाती है। सपोज करो √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं √3 + 2 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सर ये भी अपरिमेय है। अगर मैं पूछूं √3 और × 2 ये कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय ही है। और √3/2 ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय ही है। यानी अगर कोई एक बार अपरिमेय आ गया, उसके साथ चाहे कोई भी नंबर हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे गुना में हो चाहे भाग में हो, वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। याद रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से आपको बतानी है कौन सी परिमेय है। तो परिमेय छांटनी है। क्या छांटनी है, परिमेय छांटी इसमें। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ये आया था √3 बटा √5 √2 गुना √7, यस सी हो जाएगा √5 + √7 और इंटू √5 माइनस √7, और ऑप्शन डी था आपका √12। तो ये पूछा गया 2024 में क्वेश्चन, ठीक है, HW में। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, √3 बटा √5 ये कैसी है। आप कहोगे सर ये तो अपरिमेय है और अपरिमेय के नीचे ये भी अपरिमेय है, तो ये तो अपरिमेय हो गई। हमें छांटनी क्या है, परिमेय छांटनी है। तो ये तो अपरिमेय है। √2 एक ऐसा कैसी संख्या है, अपरिमेय, और √7 भी अपरिमेय है, तो ये दोनों मिलकर के अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक है। अब √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√3, 4√3 लिख देंगे, नहीं 2√3 लिख सकते हैं ना। तो 2√3 भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इस पर आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि √5 भी अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय, यहाँ पर भी √5 और √7। सबसे पहले इसको आपको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, a+b है, ये a-b है, तो a² - b² का सूत्र बन जाएगा, हाँ या ना। तो a का वर्ग और -b का वर्ग। अब इसका क्या लिख सकते हैं हम, √ से ये स्क्वायर खत्म तो 5, और यहाँ √ से स्क्वायर खत्म तो 7, और 5 - 7 का मतलब होता है -2, और -2 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो ये कैसी संख्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी। तो एग्जामिनर आपको ऐसे भी घुमा करके सवाल पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट करना है इसको। इसमें बताना है आपको परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका √2, ऑप्शन नंबर बी है √3, और ऑप्शन नंबर सी है आपका √9, और ऑप्शन नंबर डी है आपका √7। और ये भी आपका 2024 में ही पूछा गया था। तो देख लीजिए, आपसे एग्जामिनर ऐसे सवाल भी पूछता है। तो परिमेय संख्या बतानी है, ये कैसी है सर, अपरिमेय, ये कैसी है सर, अपरिमेय। √9 को हम लिख सकते हैं सर 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो ये बन जाएगी आपकी परिमेय। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे छांटने होंगे क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और, उसके फिर बाद हम करेंगे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। नोट कीजिए यहाँ तक पहले। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2023 में, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो शून्येतर का मतलब है कि नॉन जीरो, वो शून्य नहीं है, कोई भी संख्या, कोई भी हो सकती है शून्य के अलावा। ठीक है, कोई भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। तो परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, परिमेय मान लीजिए 1, मान लो 2, मान लो, ये कैसी है, परिमेय है। और अपरिमेय है, मान लीजिए √3। तो जब 2 को √3 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2/√3, और 2/√3 भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़े, चाहे घटाएं, चाहे गुना करें, चाहे भाग करें, वो हमेशा क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी। लेकिन अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ हम जोड़ते हैं तो हमेशा क्या कहलाएगी, परिमेय। और परिमेय को परिमेय के साथ घटाएंगे तब भी परिमेय, और परिमेय को परिमेय के साथ गुना करेंगे तब भी परिमेय, और परिमेय को परिमेय के साथ भाग करेंगे तब भी परिमेय। यानी अगर सेम है, चाहे ये इधर परिमेय हो यहाँ भी परिमेय है, तो आंसर आएगा परिमेय। लेकिन अगर इनमें से एक भी अपरिमेय हो गई तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगातार पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देख सकते हैं 2019, 20, 22, 23, 24 और इस बार भी 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना।
चाहे कैसे ही करके जाना, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना। तो तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस यूनिट डिजिट अलग अलग है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो मैं केवल एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी इन दोनों क्वेश्चन में आप बस डिजिट को चेंज कर देना, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं √2 वाला। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मान के चलेंगे शुरुआत में कि √2 अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना या कल्पना कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या है, अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल आराम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे और एक एक लाइन को अच्छे से याद करेंगे। तो कल्पना कीजिए कि √2 एक अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो क्या परिमेय संख्या को हम p/q नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तब √2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q हो जाएगा, क्योंकि √2 को हम p/q लिख सकते हैं, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या हमने क्या मान ली, सिर्फ परिमेय संख्या मान ली। और जहाँ p व q धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, और q का मान 0 के इक्वल नहीं है, तथा ये दो p और q ऐसे हैं कि इन दोनों में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, यानी उभयनिष्ठ नहीं है। तो लिखेंगे p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। कहने का मतलब है कि p और q दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कुछ भी अब कॉमन नहीं है। जैसे 1/2 मान लिया हमने, इधर को लिख लीजिए, जैसे 1/2, तो 1 और 2 अब किसी और से नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब ये केवल एक से ही तो कटेंगे। इसका मतलब हो जाएगा p और q एक के अलावा इनमें कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। हमारे जो नंबर है ये ऐसे नहीं है कि 2/4 हो जाए। 2/4 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, इसलिए हम इसको सरलतम रूप लेंगे कि 1/2। हमने मान लिया p/q ऐसे हैं कि दोनों में एक के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अच्छा, उभयनिष्ठ नहीं है तो अब क्या करेंगे? अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग हो जाएगा और इधर p/q का वर्ग हो जाएगा। तो अंडर रूट से हो जाएगा स्क्वायर खत्म, तो 2 बराबर आ जाएगा p² बटे में q²। इस q² की गुना करेंगे तो 2q² बराबर आ जाएगा p², या इसको पलट के लिख देंगे p² बराबर 2q²। हाँ है ना। समीकरण नंबर 1 मान लो, या इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अच्छा, p² बराबर 2q² का मतलब क्या है कि p² 2 से कट जाएगा। हाँ है ना। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड लगाऊं तो 2 से 2 कट जाएगा या नहीं? तो हम कहेंगे अतः p² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। और अगर p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, अतः p भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अगर p 2 से विभाज्य है तो हम p को लिख सकते हैं 2 और, ठीक है। p बराबर लिख सकते हैं हम 2 और। तो अगर ये p बराबर 2 और है तो इस दोनों का वर्ग कर दो, दोनों ओर का। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा p² और इधर आ जाएगा 4r², ठीक है। अब ये भी p² का मान है और ये भी p² बराबर 2q² है, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे। अतः 2q² बराबर आ जाएगा 4r² के, भाई p² का मान यहाँ पर रख दिया उठा करके, तो 2 से गया 2, तो q² बराबर आ जाएगा 2r²। तो q² बराबर 2r² का मतलब है कि q भी किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे q² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। और अगर q² 2 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा? अतः q भी 2 से विभाज्य है।
Q भी 2 से विभाज्य है। अब देखिए ध्यान से, P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है, लेकिन हमने शुरुआत में माना था कि P और Q का एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कि ये दोनों किसी और से नहीं कटने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक हो रही है, हमारे कल्पना करने में मिस्टेक हो गई कि हमने जो कल्पना की थी √2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर हमने गलती कर दी, इसलिए यह परिमेय ना होकर अपरिमेय ही होगी। तो लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, दोनों 2 से विभाज्य हैं, जो इस बात का विरोध करता है, जो इस बात का विरोध करता है कि किस बात का विरोध करता है कि P और Q का कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कि P तथा Q का कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो यह विरोधाभास किस कारण से प्राप्त हो रहा है हमें, कि हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना क्या परिकल्पना थी, कि √2 अपरिमेय ना होकर परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय ना होकर परिमेय संख्या है, के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है। ये विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब सही परिकल्पना क्या हो जाएगी, कि √2 अपरिमेय संख्या है, अतः √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था, कि सिद्ध कीजिए √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको लग रहा होगा कि सारी थ्योरी है, लेकिन आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसका और कोई मेथड नहीं है, आपको इसी मेथड से करना है। भले ही थ्योरी लिखनी है, लेकिन यही लिखनी है। बस इसको 2-3 बार से प्रैक्टिस कर लेना, इसको चाहे रट कर चले जाना, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। अब इसका एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको कोई ना कोई नंबर ऐड करके दे देगा कि 2 + √2 या 2 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे भी करके दे सकता है। उस टाइप का क्वेश्चन भी इसी टाइप से होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर नोट कीजिए पहले इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको कोई ना कोई नंबर ऐड करके दे देगा परिमेय संख्या, इसमें √3 में या √2 में। तो बोल देगा सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, या बोल देगा सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, या यहाँ पर 2 + √3 दे देगा, या 6 + √2 या 3 + √2। इन सभी 4-5 क्वेश्चनों का मेथड एक ही है। इसको एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी को आपको सेम तरीके से खुद करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा पहले वाले से। पहले वाले में तो हमें सिद्ध करना था कि √3 अपरिमेय संख्या है, इसमें हमें लेके चलना है कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखेंगे आराम से, हम क्या मानेंगे, शुरुआत में क्या मानेंगे कि 5 + √3 अपरिमेय ना होकर परिमेय संख्या है। तो लिखिए, कल्पना कीजिए कि 5 + √3 परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। तो जब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप के होना चाहिए, हाँ है ना। तो 5 + √3 बराबर P/Q। और लिखेंगे जहाँ P व Q धन पूर्णांक और Q की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से √3 को एक तरफ रखो, यानी अंडर वाली संख्या को एक तरफ रखो और बिना अंडर वाले को एक तरफ ले जाएंगे। तो √3 बराबर आ जाएगा P/Q -5, हाँ है ना। तो ध्यान से देखिए, ये P क्या है, एक पूर्णांक है, और Q भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो 5 भी क्या है, एक पूर्णांक है, यानी
पी बटा क्यू कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या। हमने माने ना कि एक परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और 5 भी कैसी संख्या होती है, एक परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटाएंगे तो कैसी संख्या आनी चाहिए, आप कहोगे सर परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो लिखेंगे अतः चूंकि पी बटा क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः जो p बटा क्यू माइनस 5 है वो भी कैसे आनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होगी, भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यानी अगर p बटा क्यू एक परिमेय संख्या है तो ये जो p बटे क्यू में से 5 घटाकर क्या आएगा, p बटे क्यू माइनस 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये परिमेय संख्या हो गई तो इसके जो बराबर में लिखा है ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ तभी तो बराबर होंगी। अतः तो लिखेंगे चूंकि, या लिखेंगे अतः √3 भी परिमेय होनी चाहिए। यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अभी हम सिद्ध करके आए हैं कि √3 कैसी संख्या थी, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो एक गलत विरोधाभास हो रहा है कि यहाँ पर तो आ रहा है √3 अपरिमेय संख्या, और हम जानते हैं √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये कहीं ना कहीं गलत परिकल्पना के कारण ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे परंतु यह तथ्य कि, कौन सा तथ्य, ये वाला, √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, गलत है ना, असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, और यह गलत त्रुटिपूर्ण है। और यह विरोधाभास हमें किस कारण प्राप्त हुआ, हमारी गलत परिकल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। और हमारी जो गलत परिकल्पना थी वो क्या थी कि 5 + √3 परिमेय संख्या है। तो सही क्या हो जाएगा फिर, 5 + √3 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। इनके अलावा एक टाइप का और क्वेश्चन रह गया है, उसको और देख लीजिए। इन सभी 5 क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, जैसे मैंने किया है बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए फटाक से। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। इस बार जो है गुना में आ जाएगी कोई भी नंबर की, √3 अपरिमेय संख्या थी, इसमें गुना में आ जाएगा कोई भी नंबर 2 या 3। यहाँ पर √2 की गुना में 3 आ गया, और यहाँ पर √2 की गुना में 5 आ गया। तो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने प्लस माइनस वाला किया था, बिल्कुल सेम है। तो थोड़ा सा बस चेंज देखने को मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे। तो लिखेंगे जो भी नंबर होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो कल्पना कीजिए कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मान के चलेंगे, इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम 2√3 को क्या लिख सकते हैं, p बटा क्यू लिख सकते हैं। जहाँ p बटा क्यू क्या है, p व q धन पूर्णांक, और q की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ से √3 को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, जैसे हमने उसमें किया था सेम ऐसे ही। तो √3 को एक तरफ रखो, 2 को कहाँ ले जाएंगे, भाग गुना में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा, p बटा 2q। तो ध्यान से देखिए, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और 2 भी क्या एक पूर्णांक है। तो जब किसी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करते हैं या गुना करते हैं तो हमेशा एक पूर्णांक ही आता है। और जब ऊपर वाली भी पूर्णांक हो जाए और नीचे वाला भी पूर्णांक हो जाए तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी चूंकि p, q व 2 पूर्णांक है, इसलिए यह अतः जो ये p बटा 2q आया है ये क्या होगा, परिमेय होगा। p बटा 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाला भी परिमेय होना चाहिए, अतः √3 भी परिमेय संख्या है। और फिर से सेम चीज़ लिखेंगे कि ये तो एक गलत तथ्य है, क्योंकि हम जानते हैं √3 क्या है, एक अपरिमेय। तो लिखेंगे यह इस तथ्य का विरोध करता है, यह इस
तथ्य का विरोध करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास हमें किस कारण प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे हमें यह विरोधाभास हमारी या अपनी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अगर ये गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ तो सही क्या हो जाएगा फिर कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देख लीजिए तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में अलग मिल जाए, इन्हीं क्वेश्चनों में से देखने को मिलेगा। इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस चैप्टर के मैंने 2 क्लासेज ली हैं आपकी, जिसमें LCM HCF कराया पहली क्लास में और दूसरी क्लास में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कराए हैं। दोनों क्लासेस को अच्छे से कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन को चाहे आपको रटना हो चाहे कैसे करना हो, लेकिन इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। 101% एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।